नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं ज़ुबैदा लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से अरसे बाद ऑन एयर मुलाकात हो रही है। आप लोगों की शुभकामनाएं मिलती रही। तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन एक बार फिर से पारी की शुरुआत हो चुकी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस के खुलासे के 30 दिन बाद भी, यानी आज भी, ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस मामले में जमानत मिल गई, लेकिन आरोपों की आतिशबाजी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक नवाब मलिक के निशाने पर एनसीबी और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ही थे, लेकिन अब नवाब मलिक ने एक तस्वीर का हवाला देकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर ले लिया है। जयदीप राणा नाम के एक शख्स की फडणवीस के साथ तस्वीर दिखाकर नवाब मलिक ये आरोप लगा रहे हैं कि फडणवीस ड्रग्स रैकेट के मास्टरमाइंड है। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब यही नवाब मलिक काशिफ खान नाम के एक शख्स को ड्रग्स रैकेट का सरगना और मास्टरमाइंड बता रहे थे। लेकिन क्या एक तस्वीर दिखाकर नवाब मलिक किसी पूर्व मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? सवाल यह है कि अगर देवेंद्र फडणवीस ड्रग्स रैकेट के मास्टरमाइंड हैं, तो नवाब मलिक की सरकार 2 साल से कर क्या रही है? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस दिवाली के बाद ऐसा कौन सा बम फोड़ने वाले हैं? इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आज की हुंकार। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट तो देखिए। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। कि हम हमारे दामाद की नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद रोज एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर नया खुलासा करने वाले नवाब मलिक ने अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर ले लिया है। जयदीप चंदूलाल राणा नाम के एक शख्स के साथ देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी की तस्वीर जारी कर नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया है कि ड्रग्स रैकेट के पीछे असली किरदार देवेंद्र फडणवीस है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताने में देरी नहीं की। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड, हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या? यह सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। आपके नाक के नीचे ड्रग का धंधा चलता रहा। कई ऐसी तस्वीरें हम आगे लाएंगे जो ड्रग पेडलर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं थे, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे खोलेंगे। मंत्री नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है। नवाब मलिक ने ड्रग्स माफिया के साथ फडणवीस के संबंधों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। वहीं फडणवीस ने दावा किया कि वो दिवाली के बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा करेंगे। सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं, नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे। हम मांग करते हैं। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। दिवाली के बाद फडणवीस के खुलासे के दावे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बोले हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक पटाखे फोड़ने के लिए दिवाली की जरूरत नहीं होती है। कुल मिलाकर
एनसीपी बनाम एनसीबी की जंग अब पूरी तरह महाविकास अघाड़ी बनाम बीजेपी में तब्दील हो गई है। ये 1 वर्सेस 1 नहीं रहा, पार्टी वर्सेस पार्टी हो गया है। राजनीतिक पार्टी की बात हो रही है, मामला पॉलिटिकल हो चुका है। अब विज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहस में हिस्सा लेने के लिए। बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एनसीपी के, जुड़ चुके हैं। संगीत रागी साहब प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आनंद दुबे साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। प्रीति पांडे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत एनसीपी के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे करना चाहूंगी। बृजमोहन जी, पहला सवाल यही है कि ये आरोप पर आरोप कब तक लगते रहेंगे? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है नवाब मलिक, जब से वो आरोप लगा रहे हैं, आज अगर मैं गिनने लगूं तो 30 दिन हो गए। मैं कहती हूं कार्रवाई कीजिए ना, जिन जिन का नाम ले रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? रूबिका जी, सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला की दुआओं से बिल्कुल ठीक होके फिर से अपने जॉब पे हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा, ये आरोप 5 साल में जो गड़बड़े हुई हैं, 5 साल तक गृह मंत्री के रूप में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो महाराष्ट्र में एक भी बड़े ड्रग पेडलर को या एक भी बड़े ड्रग व्यापारी को पकड़ में नहीं आने दिया, तो उसकी जानकारी देने में कुछ समय तो लगेगा। खाली 30 दिन में तो 5 साल का हिसाब नहीं दिया जा सकता। तो आप और दूसरी बात यह है कि नवाब मलिक साहब जितनी बातें कह रहे हैं, बृजमोहन जी 2 साल हो चुके हैं ना, और छोटा मोटा आदमी नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं, तो आपके पास तो सारी जानकारी होनी चाहिए। 2 साल हुए हैं, लेकिन रूबिका जी एक बहुत बड़े एक जिम्मेदार आदमी पर आरोप लगाया जा रहा है, तो जांच करने में और सारे तथ्य इकट्ठे करने में इतना समय लग गया, क्योंकि इतना बड़ा विस्तार था। जी, आप एक बहुत ही जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, और यही जिम्मेदारी मैं आपकी पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं से भी एक्सपेक्ट करती हूं। मैं कह रही हूं, जिम्मेदार व्यक्ति पर आरोप लगाया तो जिम्मेदारी से लगाइए ना। एक फोटो को आप यहाँ फोन में दिखाकर और कह देंगे कि ये भाई साहब जो है मास्टरमाइंड है, ड्रग रैकेट चला रहे हैं। बृजमोहन जी, कैसे यकीन कर लूं मैं? कुछ तो पुख्ता दीजिए ना। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि आरोप लगाएंगे और चलते बनेंगे। रूबिका जी, परमवीर सिंह के 3 पेज के लेटर पे तो बीजेपी ने पता नहीं कितने धमाके किए। यहां तो हमने फोटो दे दिया, फोटो है सामने, जिस फुटेज है उसके, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके फुटेज लगातार सामने दे रहे हैं हम लोग, खेल चल रहा है। और हमारा सीधा आरोप है इस मामले में आप बेसिकली सर राज्य में सरकार नहीं चला रहे हैं, आप लोग यहाँ कर खो-खो और कबड्डी खेल रहे हैं। प्रीति पांडे, हमारी शर्ट अच्छी है, वो फुलझड़ी चला रहे हैं, आप बम फोड़ने वाले हैं, चल क्या रहा है भाई? प्रीति पांडे, नहीं रूबिका जी, हमारी शर्ट अच्छी है। रुकिए, आपकी शर्ट पर डिस्कशन होगा, कोई बात नहीं। अभी किस रंग की शर्ट है, कितने दाग, कितने धब्बे, वो सब देश के सामने आएगा। रुक जाइए प्रीति पांडे। रूबिका जी, मेरा सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाम पे एक चीज आपसे जरूर कहूंगी कि आज अगर एनसीबी अपना काम महाराष्ट्र में कर रही है, चाहे वो किस शाहरुख खान के बेटे का मामला हो, चाहे पीछे सुशांत सिंह राजपूत के केस का मामला हो, चाहे कोई भी मामले हो, आज अगर एनसीबी काम कर रही है तो क्यों ऐसा है कि एनसीबी के नेता मलिक साहब जो है रोज सुबह से लेकर शाम तक ट्वीट करते हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ? क्यों आज ये लड़ाई शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी तक आ गई, जबकि ये पूरी लड़ाई जो थी वो ड्रग रैकेट्स के खिलाफ थी, ड्रग माफियाज के खिलाफ थी? इसमें नेता कैसे? आप बताइए ना। मैं यही तो जानना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में जब भी ये चरस गांजे का मामला आता है या ड्रग्स का मामला आता है, आपके माध्यम से मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं बृजमोहन जी, प्रश्न तो मैं पूछती हूँ। बृजमोहन जी, मेरा सवाल जवाब देने बुलाती हूँ, मेरी नौकरी करने थोड़ी बुलाती हूँ। बृजमोहन जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप दोनों से पूछ रही हूँ, दोनों जवाब दे दीजिए मुझे। दोनों स्क्रीन पर, एनसीपी के प्रवक्ता प्रीति पांडे स्क्रीन पर। रुकिए, सुनिए, प्रीति कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ सेकंड के लिए। हाँ पूछिए बृजमोहन जी, पूछिए। हाँ बताइए, पूछिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ प्रीति जी से, वो आज देश को ये बता दें कि ये छापा डला कहां था, क्योंकि मैं परसों प्रीति जी को सुन रहा था और प्रीति जी ने उसमें बोला कि
क्रूज के ऊपर छापा डला है, तो थोड़ा ये बता दें कि कहाँ पे छापा कहाँ डला है, कुछ जानकारी है प्रीति जी को? और दूसरा थोड़ा ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र की जो एंटी नार्कोटिक सेल है उसने 10 महीने में कितने प्रकरण पकड़े, ये भी थोड़ा देश को बता दे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अचानक से नवाब मलिक साहब को कुछ दिन पहले अचानक से सपना कैसे आता है कि समीर वानखेड़े की माँ मुसलमान थी या हिंदू थी या क्रिश्चियन थी या पारसी थी, बौद्ध थी, जैन थी? ये सपना इनको अभी 10 दिन 15 दिन पहले कैसे आया? ये तो 2008 बैच के IRS ऑफिसर है जहां तक मैं जानती हूँ, और ये पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र के ड्रग्स सपना नहीं आया कि बीजेपी वालों ने आरोप लगाया, उसका जवाब दिया नवाब मलिक साहब ने। क्या आरोप था बीजेपी वालों का? आरोप तो आप लोग लगा रहे थे ना, जितना मुझे याद है, कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बीजेपी वालों ने जब आरोप लगाया नवाब मलिक साहब वो एक मुसलमान है, आरोप तो आपकी तरफ से लग रहे थे ना, आप लोगों के मुंह से ऐसी बातें निकल रही थी। मैं ये ना कभी ये बात कभी नहीं कही नवाब मलिक साहब ने, ऐसी बातें कोई इतना डायरेक्टली थोड़ी कहता है जितना रूबिका लियाकत कह पा रही है कि मुसलमान होने की वजह से बचाया गया। आनंद दुबे जी के दिमाग में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ आते ही नहीं है। मुझे रूबिका जी प्लीज अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। ओके लेट प्रीति पांडे फिनिश व्हाट मैं तो देख लीजिए आर्यन सेकंड और आनंद दुबे जी, फिर मैं आती हूं 20 सेकंड प्रीति जी वर्सेस आर्यन खान और 2 आरोपी जो और थे वो थे। एनसीबी के नवाब मलिक साहब के एंट्री कैसे हुई और क्यों हुई? सुबह से लेकर शाम तक एक कैबिनेट मिनिस्टर एक IAS ऑफिसर के पीछे क्यों पड़ा रहता है? ये क्यों लिखते हैं कि अभी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त? क्या मतलब है? क्या केंद्र के मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को ये ट्वीट शोभा देती है? IRS है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने IRS भी बोला, थोड़ा जानकारी को तो संशोधित कर लीजिए। आप वही बात IRS है, IAS नहीं है। बोलने देंगे? आप कसम खा के आए क्या कि सबके बीच में बोलेंगे? आप अपनी बात बोल चुके ना, मेरी बात बोलने दीजिए। आर्यन खान से इतना प्रेम क्यों है नवाब मलिक को? समीर वानखेड़े से क्यों चिढ़ा नवाब मलिक? अरे राष्ट्र का बहुत बड़ा चैनल है, इस पे सही बात बोलिए, ये निवेदन कर रहा हूँ। बहन नाराज मत हो, जानकारी सही दीजिए। बहुत इस चैनल की बहुत रेपुटेशन है। क्या प्रॉब्लम है नवाब मलिक साहब को? समीर वानखेड़े की माँ मुसलमान है, हिंदू है, क्या लेना देना नवाब मलिक साहब को? क्यों लेना देना है? क्यों समीर वानखेड़े की पहली पत्नी? हाँ कोई बता दो प्लीज, मुझे भी जानना है। नवाब मलिक के दामाद को आप ले आओ चर्चा में, तो कोई बात नहीं है। नवाब मलिक के दामाद को चर्चा में लेकर आए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा, असली वजह ये है। ब्रिजमोहन जी थैंक यू सो मच। नवाब मलिक साहब का प्रॉब्लम संगीत रागी, ब्रिजमोहन जी सच में मतलब आपकी ईमानदारी की मैं कायल हूँ। संगीत रागी जी, दामाद को आपने जेल में भेजा, दामाद के ऊपर जो आरोप लगे उसकी वजह से आज ये पूरा मामला देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा। किसने कहा था आपको नवाब मलिक के दामाद के कॉलर को पकड़ने के लिए? किसने कहा था? संगीत रागी जी। रूबिका जी धन्यवाद तो आपका दिया जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल चैनल पर उनसे आपने वो बातें उगलवा ली जो पिछले 20 दिनों से कोई उगलवा नहीं पा रहा था। तो सच्चाई ये है कि चूंकि नवाब मलिक के दामाद को कटघरे में खड़ा किया गया, इसलिए नवाब मलिक उसका बदला अन्य सारे लोगों से कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपको ध्यान होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को एक पाकिस्तानी एक महिला के साथ बता करके और वे पूरा एक कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्हीं का उसी पाकिस्तानी का कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ, वो अध्यक्षा रह चुकी हैं, उनके साथ भी फोटो देखा गया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि उनके कुछ गलत संबंध थे? एक जो व्यक्ति पब्लिक लाइफ में रहता है उसके फोटोग्राफ्स कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी खींच सकता है। यदि आप एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं तो भी दोनों साथ हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेन देन का रिश्ता उसके साथ है। मैं और आपसे मैं कई बार मिलता हूं और कल जाकर के मेरे खिलाफ कोई आरोप लग जाते हैं और मैं कहीं चला जाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूबिका लियाकत दोषी है या अभिज्ञान प्रकाश दोषी है। यदि मैं अभिज्ञान से कहीं मिल लेता हूं और मुलाकात हो जाती है, इनके साथ कोई फोटो मेरा ले लेता है या कोई काम करते किसी प्रोग्राम में ही साथ साथ मिल जाते हैं,
तो इसका मतलब तो ये नहीं होता कि मैंने आरोप किया। हाँ, यदि बचाने का, यदि मैं कोई किसी अपराध का दोषी हूं और उसमें अभिज्ञान मुझे बचा रहे हैं या मैं उनको बचा रहा हूं तो बात समझ में आती है। हाँ, लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का आरोप लगा करके उसको सिद्ध करने का न तो उनके पास डॉक्यूमेंट है। ये बहुत बड़ा आरोप है ना देवेंद्र फडणवीस पर। छोटा मोटा आरोप नहीं, जगदीप राणा जो है यो स्टाइल में फोटो खिंचा रहे हैं और अमृता जी जो है देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। साहब आप एक बात बता दीजिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, ब्रिजमोहन जी रुकिए भाई। देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार ने कितने ड्रग पेडलर को पकड़ा था, आपको जानकारी है? कितने व्यापारियों को पकड़ा था, आपको जानकारी है? लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए ड्रग पेडलिंग और ये सारी कहानी और किस्से जो है वो बुने जा रहे हैं। ब्रिजमोहन जी आप डिसाइड कर लीजिए ना, या तो ड्रग्स पेडलिंग होती है या फिर नहीं होती है। एक तरफ आप कहते हैं महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए सारा कांड हो रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं ड्रग पेडलिंग हो रही है। लेकिन फडणवीस जो है वो 5 सालों तक सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते रहे। अरे आप बता दीजिए कितने लोग पकड़े, कितने लोग पकड़े, गृह मंत्री ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया था, आप बता दीजिए देश को। तो मैं बताता जी आपके मुताबिक तो महाराष्ट्र एकदम क्लीन है ना, साफ सुथरा है महाराष्ट्र। ये ड्रग पेडलिंग के तो किस्से हैं जो बाजार में फैला दिए जाते हैं, आप ही लोगों के मुताबिक बदनाम किया जा रहा है ना महाराष्ट्र को। लगातार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता समीर वानखेड़े जैसे अपराधी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में ड्रग गैंग चला रहे हैं, ड्रग एक्सट्रैक्शन गैंग चल रहा है, यही तो आरोप लगा रहे हैं। हमने कब कहा कि सब सही चल रहा है, उसी को रोका जा रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल रहे हैं? ये आपको शोभा देता है कि आप हर रोज जो है अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को टेलीविजन स्क्रीन के सामने रखें, आरोप पर आरोप दें और उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, सबूत के नाम पर कुछ भी ना दे। इतना बड़ा खेल हो रहा है आपकी नाक के नीचे और आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया पिछले 5 सालों में। अरे मुझे मतलब अभी इस वक्त की सरकार से है, वो क्या कर रही है ड्रग के खिलाफ? कितने लोगों को आपने पकड़ा है या सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे और प्रूफ नहीं देंगे? आनंद दुबे, ये इल्जाम आप पर भी है क्योंकि महाअघाड़ी सरकार का बड़ा हिस्सा है आप। 333 केस पकड़े। आनंद दुबे जी नहीं, ब्रिजमोहन जी अभी रुक जाइए, आप रुक जाइए, 2 साल रुके ना, 2 मिनट और रुक जाइए। रूबिका जी आनंद दुबे जी 333 केस पकड़े महाराष्ट्र पुलिस ने। बहुत अच्छी रूबिका जी नमस्कार, बहुत अच्छी बात है। राहत एनसीबी 2-4 लोगों को पकड़ ले तो आप ये कहते हैं कि तबाही आ गई, महाराष्ट्र में काला धब्बा लग गया। रूबिका जी प्रोसेस होने दीजिए, उस प्रोसेस के तहत जो गलत होगा वो सलाखों के पीछे, जो सही होगा वो बाहर आएगा। और अगर उसे गलती से पकड़ा गया है तो जो निंदा जिसकी होनी चाहिए वो की जाएगी। डर किस बात का? अब आनंद जी बोलिए ना, मैं आपको लिखित में नहीं इनविटेशन दे सकती क्योंकि वो आपके साथ ही रुकेंगे नहीं आज। ब्रिजमोहन जी रूबिका जी मैं रूबिका जी बोल ही रहा हूं, लेकिन रूबिका जी आप दोनों जब शांत होंगे तब मैं बोलूंगा, मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। महाराष्ट्र के 2 वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। आदरणीय नवाब मलिक जी ने कहा है कि जयदीप राणा जो कि जेल में बंद है, ड्रग के केस में बंद है, उसके आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से संबंध रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था, उसमें उन्होंने फाइनेंस किया था। अब इसका जवाब तो आदरणीय देवेंद्र जी अच्छे से दे पाएंगे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। अब नवाब मलिक जी का जो कनेक्शन है वो अंडरवर्ल्ड से है। आप देखिए कि दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे जब आप क्रिया करेंगे तो आप पर प्रतिक्रिया होगी। अब देखिए कि पिछले 1.5 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे हसन मुशर्रफ जी के ऊपर हो, चाहे आदरणीय अजीत दादा पवार के ऊपर हो, चाहे पार्थ पवार के ऊपर हो, और चाहे ईडी और सीबीआई का दबाव बनाकर जो भी गैर भाजपाई है
उसको जब परेशान करने का काम किया जाता है, तो रूबिका जी आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से लगते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर युद्ध में लोग चले जाते हैं। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाए हैं तो आदरणीय देवेंद्र जी उसका जवाब दे रहे हैं और देंगे। अब ये मामला चूंकि अभी कानून में अगर नवाब मलिक जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है रूबिका जी, अगर नवाब मलिक जी कह रहे हैं कि उनका ड्रग पेडलर के साथ संबंध है, तो देवेंद्र जी कह रहे हैं कि उनका अंडरवर्ल्ड के साथ नागिन ने आंखों में कैद कर लिया कि यही है जिसने मुझे जिंदगी भर सताया है और अब चूंकि उसकी बारी आई है तो वो बदला ले रही है। मैं आपकी स्क्रिप्ट को थोड़ा और धार देने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे बड़ा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा मुझे आपकी स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश की जनता को भी नहीं होगी। सर आपस में आप लोग खो खो, कबड्डी, नागिन डांस जो करना है कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जब आप एक पुलिस ऑफिसर, IRS ऑफिसर को या पूरे मसले को हिंदू मुसलमान एंगल, सुनिए ना आनंद दुबे जी, सुनिए ना प्लीज, जब आप इसको हिंदू मुसलमान का एंगल दे देते हैं मुझे दिक्कत तब हो जाती है। कोई नहीं बना रहा है। हाँ, नहीं, कैसे नहीं? वानखेड़े हिंदू मुस्लिम नहीं बना रहा सुनिए, है। समीर दाऊद वानखेड़े कैसे हुए, कैसे हुए? नवाब मलिक साहब ने हाँ? ट्वीट किया, क्यों ये बात निकलकर सामने, प्रीति पांडे एक सेकंड रुकिए, क्यों ये बात निकलकर सामने आई कि शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मुसलमान एंगल है? तो फिर एक बात सुनिए, मोदी का किया धरा है, इस तरीके की बातें हो रही थी। ये काशिफ खान कौन सर, खान साहब कौन हुए? आर्यन खान साहब कौन हुए? आरोप लगाने वाले नवाब मलिक कौन हुए सर ये लोग? समीर दाऊद वानखेड़े जिनको आप बनाने पर तुल गए हैं कि ये मियां भाई हैं, ये सबके सब जो हैं, रूबिका जी मैं जवाब दे दूं, ये सबके सब करे आपस में काम। आप आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर कि ये हिंदू की वजह से और मुसलमान की वजह से हो रहा है। एक IRS रूबिका जी मैं जवाब देता हूं, अगर समीर वानखेड़े जी एक IRS ऑफिसर हैं और उन्होंने दलित कोटे में अपना एडमिशन लिया हुआ है और अगर बाद में पाया जाता है कि नहीं वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, तो यहाँ किसी जाति पाति धर्म का वर्ग नहीं है। यहाँ पर बात है कि आपने किसी एक दलित युवक की नौकरी को कैसे हथिया लिया। जब अगर आप मेरिट्स में नहीं बैठते, आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान में नहीं बैठते, तो आप पर आरोप लगेंगे। इसको राजनीति और धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है और उस कमीशन के तहत तय हो जाएगा। आप लोग इतना पूरा मामला कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अभिज्ञान हेल्प मी आउट सर, बड़े दिनों बाद आई हूं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूं। ये मामला ड्रग्स का है, ये हिंदू मुसलमान का है, ये शाहरुख के बेटे का है कि नवाब मलिक के जमाई का है? क्या है क्या भाई, कोई तो बता दो। सही बात है, बड़ा कंफ्यूजन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज स्टे हेल्दी रूबिका। और संगीत रागी साहब, कभी भी हम आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए तैयार हैं। देखिए मतलब 2003 में मैं मुंबई में संपादक हुआ था, तो बड़ा अरसे से देख रहा हो। मतलब हाँ, अभिज्ञान का तो मुंबई से विशेष प्रेम है। रुकिए नवाब मलिक, आप पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभिज्ञान, रुक जाइए अभी तो आप। अरे बिल्कुल करें भाई, जब चाहे तब करें ना। तो बहुत लोग, बहुत सारे मेरी बातों को मुंबई से जानते हैं और बरसों से जानते हैं, जब चाहे तब करे। ही नोज मी, ही कैन फील फ्री। मतलब ऐसा तमाशा बन गया है ये, I swear। एकदम मतलब कहां से शुरू हुआ? क्या आर्यन खान का केस गलत अरेस्ट का था? क्या समीर वानखेड़े जो है गलत ऑफिसर थे? वहां से लेकर, अच्छा समीर वानखेड़े अपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी फेस कर रहे हैं, वहां से लेकर, जैसे प्रीति जी ने सही बोला, मलिक साहब ऐसा इसके अंदर से आके ओपनिंग द पैंडोरास बॉक्स, हर बार कोई नई चीज उसमें से निकाल कर कि अब ये एंगल है, अब ये एंगल है। अरे शिवसेना के मेरे प्रवक्ता मित्र साहब, आप ही जाके समझा दीजिए। मुझे तो लगता है ये समय आया है, और बहुत ब्लंटली टेलीविजन पर रूबिका के प्रोग्राम में कह रहा हूं, दैट शरद पवार शुड नाउ टॉक टू नवाब मलिक। देखिए बहुत सीरियस हो गया ये एलिगेशन। फोटो के माध्यम से या कोई भी माध्यम पकड़ कर बताया जा रहा है कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है वो ड्रग्स के किसी काम से ताल्लुक रखते थे।
अब हंसी मजाक और राजनीतिक आरोप का दायरा निकल कर जा चुका है। अब देवेंद्र फडणवीस इसका जवाब देंगे कि वो अंडरवर्ल्ड से रिश्ता रखते थे, तो लोग क्या सोचेंगे हमारे पॉलिटिकल क्लास के बारे में, क्या सोचेंगे हमारे पॉलिटिकल क्लास के बारे में। इस सजेशन को, इस एडवाइस को बहुत सीरियसली लीजिए। अब तक तो मैं जेम्स बॉन्ड 007 का जिक्र करती थी, लेकिन नवाब मलिक के एक के बाद एक ये जो खुलासे हो रहे हैं ना, वो द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन मुझे बड़े याद आ रहे हैं। आप जरा वो पिक्चर जो है जरूर दिखा दीजिएगा नवाब मलिक साहब को कि वो चाहते क्या हैं। मतलब ठीक है दिवाली की छुट्टियां आ रही, पर इतना एंटरटेनमेंट ठीक नहीं है ना सर, ये तो नाइंसाफी है हमारे लिए। कान को लेकर ये आपस में सिर्फ सियासी तूतू में हो रही है, कुछ सच्चाई भी बची है। इसी पर आज हम हुंकार भर रहे हैं, क्योंकि भाई 30 दिन हो गए हैं। 30 दिन में मामला कहां से कहां पहुंच गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम नवाब मलिक लगा रहे हैं। आनंद दुबे जी, दिल पर हाथ रखकर सर बता दीजिए, खेल कुछ बहुत ज्यादा नहीं खिंच गया है? रूबिका जी, आने वाले 28 नवंबर को हमारी सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। जैसा हम सबके बड़े भाई अभिज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि शिवसेना को अगुवाई करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं भैया कि शिवसेना तीनों दलों को लेकर सरकार तो चला ही रही है, साथ ही साथ विपक्ष को भी बड़े दिल से हमेशा अवसर देती है कि आप भी आकर हमारे साथ महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में काम करिए। आप देखिए कि पिछले 1.5-2 वर्षों में जिस प्रकार कोरोना ने हमारी सरकार को या हमारे राज्य की जनता को तकलीफ देने का काम किया, उसके बाद भी आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी सरकार ने अच्छा काम किया, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट सभी ने तारीफ की। तो हम इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही एजेंडा है, विकास के काम। हम विकास करना चाहते हैं, लेकिन बार बार यदि हम पर ही आरोप लगते जाएंगे, हमारे आघाड़ी सरकार के नेताओं पर आरोप लगते जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारे आघाड़ी सरकार के नेता भी उनके खिलाफ आरोप लगाएं। इसमें कोई मनभेद नहीं है। अगर आपका फोकस विकास पर है तो नवाब मलिक साहब को क्यों नहीं रोक रहे हैं आनंद जी? मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं। अब अगर आदरणीय देखिए, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, न तो मैं एनसीपी का प्रवक्ता हूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अगर किसी बड़े नेता ने एक बड़े नेता पे आरोप लगाए हैं, तो उस बड़े नेता को उसका जवाब दे देना चाहिए। विषय वहां समाप्त होता है। इसको बहुत ज्यादा तूल देके भी कुछ होता नहीं है। और राजनीति में आरोप सरकार विकास पर पूरी तरीके से केंद्रित है, तो कोई कह रहा है कि मैं बम फोड़ूंगा। ये इकलौते कोई पार्टी नहीं है, ये आपकी सरकार में मंत्री है सर, मंत्री है, कोई छोटा मोटा ओहदा थोड़ी है। आपके मंत्री जी को फुर्सत ही नहीं मिल रही है। बिल्कुल मंत्री हैं। तो अगर उन्होंने, मैं वही कह रहा हूं, इसका हमारे एनसीपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो उस पर बात करेंगे। मैं शिवसेना पार्टी का व्यू रखूंगा, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा रखूंगा। आनंद दुबे जी, हम विकास की बात करते हैं, मैं सरकार का पक्ष जानना चाहती हूँ नवाब मलिक पर। आप मुझे वो पक्ष बताएंगे। आप मुझे ये बताइए, नवाब मलिक एक मंत्री की हैसियत से, एनसीपी के प्रवक्ता की हैसियत से रोज एक मीडिया के सामने जो है खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम विकास पर केंद्रित हैं। कहां विकास पर केंद्रित हैं आप? आपके मंत्री को देखिए रोज सुबह। नहीं तो उसके खिलाफ नहीं, अगर नवाब मलिक जी किसी के ऊपर कुछ आरोप लगाते हैं, मैं वही कह रहा हूं रूबिका जी, अगर नवाब मलिक जी कोई आरोप लगाते हैं तो उसके लिए संविधानिक प्रक्रिया है। आप उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोर्ट बना हुआ है। लेकिन अगर उनके आरोपों में कोई तथ्य है, कोई सच्चाई है, तो बार-बार दिखा रहे हैं। शायरियां सुनाएंगे, आप अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं सुनाएंगे, आप क्या करेंगे बताइए? रूबिका नहीं, मैं रूबिका जी, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि मतभेद हो सकते हैं, उसको बैठ के सुलझाया जाता है। लेकिन अगर मनभेद हो गए हैं, एक व्यक्तिगत लड़ाई शुरू हो गई है, तो इसका कोई अंत नहीं होता है। कोई कह रहा है कि आपके संबंध, कोई कह रहा है आपके संबंध अंडरवर्ल्ड से है, लेकिन मुझे ये बताइए कोई कह रहा है आपके संबंध ड्रग्स। प्रीति पांडे जी, आनंद दुबे जी की बातें सुनकर एकदम मन आनंदित हो रहा है। सही कह रही हूँ,
वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा वापस कब आएगी? वो भाजपा कब आएगी? अच्छा, रूबिका जी, वो भाजपा आएगी? कब आएगी? अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा कब आएगी? अब मामला ये देखिए आप, देवेंद्र फडणवीस से अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी पे पहुंच गया। प्रीति पांडे जी भाई बोलिए। आपने नवाब मलिक पे बोला अपना पल्ला झाड़ दिया, जबकि आप तीनों पार्टी जो है एक साथ उस प्रदेश में सरकार चला रहे। चलिए नवाब मलिक साहब को किनारे कर लेते। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ नवाब मलिक साहब के पास कौन सा मंत्रालय है और उस मंत्रालय में काम भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जिस मंत्री के पास सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक काम है, समीर वानखेड़े का बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का बिल, उनकी पत्नी, उनकी पहली पत्नी, उनकी दूसरी पत्नी, उनके पिता, उनकी बहन, उनकी जो माँ जो जिंदा नहीं है, मृत माँ के बारे में भी बातें होती है। तो जिस मंत्री के पास इतना खाली समय है, वो सुबह से शाम तक अगर सिर्फ एक अफसर के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो मंत्रालय में, वो अपने मंत्रालय में क्या काम करते हैं? आप नवाब मलिक को आप बहुत हल्के में ले रही हैं। दूसरी चीज आपको पता है 2 भारी भरकम डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, बताइए आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी रुकिए, एफआईआर मत कराइएगा। जैसे समीर वानखेड़े को लपेटने के लिए आप लोगों ने 5-5 एफआईआर कराई है ना, प्लीज देखिए हम लोगों को डेमोक्रेटिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, रोजगार मंत्री हैं। और रोजगार किसे दे रहे हैं आजकल? वो उनकी माँ के मुसलमान होने पे दिक्कत है, आप तो उन्हीं के पीछे पड़ गए। जिस चीज के मंत्रालय आप संभालते हैं उसी मंत्रालय के पीछे पड़ गए। आप तो समीर वानखेड़े की माँ को मुसलमान साबित करके पता नहीं क्या क्या ट्वीट करवा रहे हो, कर रहे हैं। चलो खैर, दूसरी आ जाते हैं संजय राउत जी पे। आपको नवाब मलिक साहब से बात की अभी समीर वानखेड़े के प्रीति पांडे जी, समीर वानखेड़े के मामले संजय राउत जी का एक बयान आया, उसपे उन्होंने ये कहा कि जो भी महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। ये समीर वानखेड़े पे बयान था उनका। मेरा सिर्फ ये कहना है रूबिका जी कि एक अधिकारी जो इतनी ईमानदारी से एक जगह काम कर रहा है, क्या यूपीएससी नहीं है देश के, क्या कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है? अगर उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा किया है अपने सर्टिफिकेट में तो वहां से पता चल जाएगा किया है कि नहीं। नवाब मलिक कौन है? मनोज गोस्वामी जेल, मनोज गोस्वामी जेल में है। नवाब मलिक साहब भानुशाली का पता नहीं है। सुन लीजिए ना, नवाब मलिक साहब अपने आप को जज समझते हैं, संजय राउत जी अपने आप को जज और कोर्ट कचहरी समझते हैं। देश की न्यायपालिका है, किसी अफसर के पीछे इतना मत पड़ जाइए कि कहीं अगली बार कोई ईमानदार अफसर इस देश से नार्को टेररिज्म खत्म करने की कोशिश भी नहीं करेगा। समीर वानखेड़ा को देखने के बाद एक एग्जाम्पल तो जरूर सेट है कि भाई अगर नेताओं से इस देश में पंगा मत लो, क्योंकि नेता अपने आप पे आ जाएंगे तो 5-5 एफआईआर महाराष्ट्र की सरकार में आपके ऊपर हो जाएगा। ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए। काम करने की कोशिश करेगा, कोई हिम्मत ही नहीं करेगा दोबारा इस कंट्री में काम करने की। दुबे जी एक सेकंड। सही बात है, सही बात है। उसी प्रकार जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी अपने सभी आरोपों से बच निकले, उस प्रकार आप पूछे गए सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? नवाब मलिक अपने दोस्त के बारे में कुछ तो बता दीजिए हमको। नवाब मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भाजपा पर आरोप जवाब दे रहे हैं। प्रीति पांडे जी आप खुशनसीब हैं, आज ब्रिजमोहन जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए। सर्टिफिकेट दे रही हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या कोई व्यक्तिगत परिचय है क्या? नहीं, आपने कि 13 साल में प्रीति जी ने बहुत ही शक्तिशाली शब्दों में ये कहा कि समीर वानखेड़े जी बहुत ही ईमानदार अधिकारी है। एक्सटॉर्शन केस का एक भी केस है उनके ऊपर? बॉलीवुड के आज तक किसी भी लोगों ने कहा है कि हाँ समीर वानखेड़े ने मुझसे इतने पैसे मांगे? ये तो आपके मंत्री ने कहा ना। आपके मंत्री जी तो आपके मंत्री के दूध के धुले हम कैसे मान लें? 1,000 करोड़ के एक्सटॉर्शन के केसेस हैं प्रीति जी। 25 करोड़ का तो उनके खुद के आदमी ने कहा है। 25 करोड़ का तो उनका जो प्राइम जो विटनेस है, जो उनका आदमी है, वो कह रहा है। अब और किसी बात चाहिए आपको? आर्यन खान के वकील और शाहरुख खान की मैनेजर ने कहा कि हम 25 करोड़ वाले मामले एलिगेशन से खुद को दूर करते हैं। तो जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, जिसमें आर्यन खान का केस और आग लगी हुई है एनसीपी ऑफिस, उनके कहने से क्या होता है? अरे वही बात है। अब आप किसको लेकर आ गई? आप लोगों ने जितनी कोशिश चूंकि लगाई है, अगर आपको तो ये कहना ही है कि वो ईमानदार आदमी है, उनका खुद का आदमी आरोप लगा रहा है। अच्छा, वो किसका था? प्रभाकर सेल किसका आदमी है? जब प्रभाकर आरोप लगा रहा है, उनके घर का आदमी आरोप लगा रहा है, आप किसी और को लेकर आ गई। ढूंढने में लगाइए, समय वेस्ट मत करिए। महाराष्ट्र के लोग मंत्री को ढूंढ रहे। अच्छा, प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि नहीं? आरोप लगाया है क्या मिलेगा?
कि प्रभाकर ने आपके आरोप नहीं, आप लगा ये देने के बताइए। बाद उस पर कार्रवाई कितनी हुई है, मामला कहां तक पहुंचा है? क्या आपको सच में इस बात की फिक्र नहीं है कि महाराष्ट्र में ड्रग्स जो है वो धड़ल्ले से किसी के भी पॉकेट में पहुंच जाती है, कोई भी उसे कहीं भी किसी भी तरीके से डील कर सकता है? मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ आरोप लगाने से जो भी ड्रग्स के साथ डील कर रहा है, जो भी किंगपिन है, जो भी सरगना है, अरे उसको आप सीरियसली लीजिए ना सर। ये क्या आप अपने एक इम्पोर्टेंट मंत्री को रोज रोज काम पर लगा देते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो फोटो दिखाए, वो कुछ बातें जो है सामने रखें और बस बात खत्म, मामला आगे पहुंचे ही ना। तो ड्रग्स की सच्चाई या सिर्फ सियासी लड़ाई, इस पर हुंकार भरी जा रही है। मेरे सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए संगीत रागी साहब, आखिरी के सेगमेंट में कंक्लूजन क्या है भाई? देखिए, प्रतिक्रिया इतने मिनट की बहस के बाद एक दो तीन निष्कर्ष बहुत साफ निकलते हैं। पहली बात कि जो भी काम महाराष्ट्र के नवाब मलिक कर रहे हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो एक प्रतिक्रिया में कर रहे हैं और एक आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं, ताकि चूंकि सेंट्रल एजेंसी ने काम किया है, सेंट्रल एजेंसी ने वो नहीं कहा है कि हम राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एनसीपी के प्रवक्ता और शिवसेना के प्रवक्ता ने आपके शो में ये एकदम स्पष्ट कर दिया कि वो प्रतिक्रिया में ये काम कर रहे हैं, बदला लेने की काम से कर रहे हैं। दूसरी बात, ये मत भूलिए कि नवाब मलिक सरकार के हिस्से हैं और कैबिनेट व्यवस्था, हमारे यहाँ कैबिनेट व्यवस्था में एक कहावत है, वी सिंक एंड स्विम टुगेदर, ये सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे लगता है कि यदि आप सरकार के हिस्से हैं तो आपको यदि लगता है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, नवाब मलिक की हैसियत से नहीं, एक मंत्री की हैसियत से सोचना होगा। मेरे ख्याल से घूम के मामला वहीं आ गया जहां पर आपने वो एडवाइस दी थी। ये इल्जाम लगाने की तो कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है रागी साहब, ओके अभी क्या? हाँ मेरे पास मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इससे जुड़ती हुई बात मैं कहना जा रहा था, क्योंकि आनंद जी शिवसेना के प्रवक्ता है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, पॉइंट वैलिड है जो संगीत रागी ने रखा है कि सरकार के वहां पर मुखिया उद्धव ठाकरे है, उनको भी नोटिस में लेना पड़ेगा, क्योंकि उन नवाब मलिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट के अरेंजमेंट के तहत। तो ये अभी आरोप और हिट एंड रन से अलग, ये जरा गंभीर स्थिति है। तो ये वहां के मुख्यमंत्री जो अलायंस में है शरद पवार की पार्टी के साथ, उनके लिए भी बहुत गंभीर मसला होना चाहिए कि ये कोई कंक्लूजन ले, नहीं तो ये कंटिन्यूटी आरोपों की बंद हो। ये जो आरोप है ना, ये आरोप फिर प्रत्यारोप, ये खेल नहीं है, इसको किसी तरीके से सीरियसली लिया जाना चाहिए आनंद जी, वरना आपका खेल बिगड़ जाएगा। आप इस बात को समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ रहने के लिए, हुंकार भरने के लिए। प्रीति आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त नहीं है, और श्रीवास्तव जी दिख नहीं रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।